हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विद। देखिए, जो हम लोग का डिस्क्रिप्टिव जो चैनल पे चल रहा था वीडियो लीनियर अलजेब्रा का, उसका हम लोग फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय। फिफ्थ चैप्टर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें एक या दो वीडियो और रह गए हैं, उससे ज़्यादा नहीं है डिस्क्रिप्टिव पे। लेकिन मैं चाह रहा था कि जैसे हम लोगों ने एमसीक्यू ख़त्म किया है, लीनियर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तक का ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट चैप्टर बचा है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस का है। मैं चाह रहा हूँ उसको ख़त्म करके फिर हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री पे आए, क्योंकि ये चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा उतना है नहीं, इसमें सब कुछ इजी सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इजी है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो सोच रहा हूँ इसे इसमें ख़त्म कर दिया जाए, इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो ख़त्म कर दी जाए, जैसे कि आपको एक बेस नॉलेज हो जाए, और इसके जस्ट बाद इसका आज के आज ही इसका एमसीक्यू भी कर लिया जाए, जिससे कि पूरा का पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाए, और साथ ही साथ हम लोग फिर इस वे में डिफरेंशियल ज्योमेट्री की तरफ आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो देखिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी एक तरीके की मैपिंग ही होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ मैपिंग, जिसमें मान लीजिए तीन हमने एलिमेंट से दिखा दिए, तीन क्या दो भी ले सकते थे, वेक्टर स्पेस से उठाए, ए बी सी उसके फील्ड से उठाए। और अगर हम मैपिंग इस तरीके की कुछ मैपिंग होती है ऑर्डर्ड पेयर की, वी क्रॉस वी की, कहाँ पर लेके जाते उसी के ही फील्ड में जोड़ देती। लेकिन फील्ड में जोड़ने वाले तो और भी थे, इससे पहले पढ़े हैं हम लोगों ने, लेकिन ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि स्पेशल चैप्टर बना है तो स्पेशल होगा। इसकी मैपिंग कुछ इस तरह की होती है, आप देखिए तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है। वैसे ब्रैकेट तो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये बनाते हैं, तो अभी समझ लीजिए ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? देन अ मैपिंग दिस, जो एफ में ऐड करती है, इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस, आईपीएस लिख रहा हूँ, ठीक है। अंडर सम कंडीशंस, अंडर सम कंडीशंस या रूल्स लिख लो, ठीक है, अंडर सम रूल्स, ठीक है। सो तीन रूल्स हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। सबसे पहला आपका कॉन्जुगेट सिमेट्री बोलते हैं जिसे, कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री क्या होता है अभी बताऊंगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। अभी के लिए छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। कॉन्जुगेट सिमेट्री, अगर कॉन्जुगेट सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर ये एक्स वाई है या यू वी है, यू वी रखा है तो यू वी ही ले लेते हैं, यू और वी। आप इसे अगर बदलना चाहो, वी यू करना चाहो, वी से यू करना चाहो, प्लेस चेंज करना चाहो, तो ऊपर इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें, तो आई की जगह माइनस आई आ जाएगा, ठीक है, तो कॉन्जुगेट बन जाता है। इसका कॉन्जुगेट क्या है? माइनस आई, और माइनस आई का कॉन्जुगेट प्लस आई, ठीक है। तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिल जाएंगे और रियल नंबर भी मिल जाएंगे। ये फील्ड की बात है, फील्ड में चीज़ें हमको मिलती हैं। तो पहली इसकी कंडीशन ये है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, आपको याद रखना पड़ेगा कि द इनर प्रोडक्ट स्पेस गिव्स कॉन्जुगेट सिमेट्री। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका नन नेगेटिविटी, नन नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, ठीक है। नन नेगेटिविटी क्या होता है बच्चों? नन नेगेटिविटी में अब अगर हमने इसके अंदर दो सेम वैल्यू लिख दी, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अगर जब सेम वैल्यू होती है तो इसका तो वैल्यू निकाला जा सकता है, वो इसी के नॉर्म के बराबर होता है। मतलब दोनों का समझ लीजिए नॉर्म के बराबर होगा ये वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे इसके बराबर होगी? ये अब जो दोनों लाइनें देख रहे हो इसे नॉर्म बोलते हो, ठीक है, इसे हम लोग नॉर्म बोलते हैं। नॉर्म बोलिए, या आप अपने सेंस में इसे मॉड भी समझ सकते हो। वैसे ये काम तो मॉड जैसा ही कुछ करता है, लेकिन मॉड जो होता है वो सिंगल वैल्यू में लगता है, नॉर्म जो होता है वो डबल वैल्यू में लगता है। मतलब डबल डबल का कहने का मतलब है कि डबल ट्रिपल या जितने भी हैं टपल्स में लगता है कुल मिला करके, ठीक है। जो काम सिंगल के लिए मॉड करता है वही डबल ट्रिपल ट्रायड्स, ठीक है, ऐसे फोर टपल एन टपल्स तक जितने भी हैं उन सब के लिए हम लोग नॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नन नेगेटिविटी का क्या मतलब है? ये जो इस तरीके से अगर यूज़ होगा तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी, ठीक है। और एक चीज़ और, कि जब ये इसके बराबर होता है तो ये यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है, यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। और
आपको पता है ये मॉड की पावर जब भी 0 होती है तो अंदर की वैल्यू क्या होता है, उसका स्क्वायर भी 0 हो जाता है। हालांकि वो तो ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई जो नॉर्म जो होता है वो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नॉन निगेटिव है तो निगेटिव आएगा नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा, v और v। ठीक है, उल्टा भी, दोनों चीज़ें फेमस हैं। और ये जितनी भी चीज़ें लिखी जा रही हैं सब की सब MCQ में पूछी जा सकती हैं, तो शॉर्ट तरीके से बताया जा रहा है, आपको समझ में आना चाहिए सिर्फ। इसी का एक और पॉइंट इसमें और भी है, क्या है वो, कि अगर अगर ये चीज़ 0 के इक्वल है, ठीक है, तो पक्का क्या होगा, जो v अंदर लिखा है वो भी 0 होगा, तभी ये संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, लीनियरिटी। थर्ड पॉइंट है भैया लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या करता है, सिंपल, लीनियरिटी हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, बात एक ही है, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म हो, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, कांस्टेंट को बाहर फेंक देती हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ AU1 प्लस BU2, ये कुछ वैसा जाना पहचाना लगेगा आपको, और ये हो गया V, तो ये क्या करेगा, A यहाँ से अलग करेगा क्योंकि A U1 के साथ है। अब सही से देखा जाए तो U1 और U2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो A बाहर गया, साथ ही साथ U1 के साथ आपका V आ गया और B बाहर गया, तो U2 के साथ V आ गया। ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो ऐसा ही आपका ऐसे भी हो सकता है, मान लेते हैं ये A पार्ट है, A ना लिखो क्योंकि A तो लिखा जा चुका है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, देखो, अगर यही चीज़ अगर हम U लिख दें और AV1 प्लस BV2 अगर लिखें, तो इसके बराबर में भी कर सकते हैं। A कॉमन ले लिया आपने, U के साथ V1, और प्लस अगर B कॉमन लिया तो U के साथ V2 हो गया, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जिसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, और इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को हमारा जो इनर प्रोडक्ट स्पेस IPS इसको फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखिए, क्या महत्वपूर्ण बात है, कि अगर ये इससे जो स्पेस बनेगा, उसका नाम क्या पड़ेगा, सच स्पेस इज कॉल्ड, जो ऊपर बन रहा है स्पेस, उस स्पेस का नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेस। सच स्पेस, जैसे अभी तो एक तरीके का सेट बन रहा था जिसमें इस टाइप के एलिमेंट थे जो 3 तरीके की प्रॉपर्टी को शो करते, विच वर लाइक लीनियरिटी, नॉन नेगेटिविटी और फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, तीनों को वो फॉलो करता था, तो वो एक सबसेट बनता था। लेकिन अगर वो सब स्पेस बन पा रहा है तो सच स्पेस इज कॉल्ड, ऐसे कि स्पेस को क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक। अब इसमें 2 पॉइंट एक अच्छे ये हैं कि ध्यान सुनिएगा, कि अगर हमारा जो सेट है, देखिए, अब अगर इसी में ही जो हमारा फील्ड अगर रियल है, इफ़ F इज़ आर रियल फील्ड, ओके, अगर ये रियल फील्ड है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम यूक्लिडियन स्पेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये F हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो इसे हम बोलेंगे यूनिटरी स्पेस। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है, इससे बेस्ड क्वेश्चन आता है, किस पे बेस्ड, यही जो नाम लिखा है, रियल पे यूक्लिडियन और कॉम्प्लेक्स पे यूनिटरी, ठीक। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग MCQ में देखोगे कि ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब देखिए सीखते हैं इन दोनों में जो हमारे फील्ड अलग अलग होते हैं तो हम लोग किस तरीके से ऑपरेशन होता है। देखिए, अगर बात की जाए पहले वाले की, जैसे हम कहें F इज़ रियल, अगर रियल है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए U जो है उसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं ऐसे टाइप U1 U2, ऐसे करते करते n डबल्स हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारा V है बच्चों, जिसमें V1 V2, देखिए बुक्स में कुछ अलग नोटेशन भी ले सकते हैं, तो बात नोटेशन की नहीं है, बात आपके अंडरस्टैंडिंग की, आपके समझ की, आप कितनी बार मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ भी लिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ एक चीज़ें होती हैं कि यही वेरिएबल लेना और यही कॉन्स्टेंट्स लेना है, तो वो चीज़ें तो हर जगह समझ में आ जाती है। अब अगर हमने कहा कि चलो भैया
u कॉमा वी जो हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस के एलिमेंट्स उनको निकालो। तो ये पता है क्या होता है, अभी तक इसके बारे में फॉर्मूला बताया गया था। तो ये कुछ सिर्फ डॉट प्रोडक्ट होता है एक तरीके से, ये डॉट प्रोडक्ट कर दिया। आपको याद है डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट होता है। u1 का u2 v1 से करेंगे तो u1 v1 हो गया प्लस लगेगा, u2 v2 हो गया प्लस लगेगा, और ऐसे सम होता जाएगा और un और vn हो जाएगा। और यही चीज़ बच्चों अगर f कॉम्प्लेक्स होती, f अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता, c होता, तो देखो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, u और v तो वही लेते, लेकिन वहाँ पे u v जो होता हमारा वो u डॉट v, ठीक है वो भी सही है, लेकिन जब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो दूसरे वाले का कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। u2 v2 का कॉन्जुगेट प्लस डॉट 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 un और vn का कॉन्जुगेट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत ही मेन और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं, ठीक है। दिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये डायरेक्टली पूछी जाएंगे एग्जाम में। और अभी जब आपको MCQ कोर्स जो पेड कोर्स है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके भी मिलेंगे आपको, काफ़ी सारे क्वेश्चन। मतलब वैसे चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो आपको मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और आप लोग परेशान ना हो, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस का जितना पोर्शन डिस्क्रिप्टिव लायक होगा वो सिंगल वीडियो में कवर किया जाएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो परेशान ना होइए, MCQ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि एक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द चैप्टर आई हैड गॉन थ्रू, उसमें मैं एक एक लाइन पे जाता हूँ कि जिससे क्या बन सकता है, कहाँ से मुझे मिल सकते हैं, किसी बुक से, कई सारी बुक से, या प्रीवियस ईयर पेपर से, या इंटरनेट की मदद से, या खुद से जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको निचोड़ करके दी जाती हैं, ठीक है। अभी चीज़ें आप अब ये लोगों का सोचना गलत है कि सर इतना क्यों कर रहे हैं, है ना। तो और इतनी कोई फीस तो है नहीं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, लाइक ऐसा लोग बोलते हैं, एक दो लोगों ने ऐसा बोला है, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो कर रहा होता हूँ वो मुझे बेस्ट देना होता है। वो बेस्ट देना जो है वो किसी एक फ़ीस पे डिपेंडेंट नहीं है, फ़ीस उसके सामने कुछ भी नहीं होती, है ना। मनी इज़ नथिंग, जो आपने मेहनत की है उसके बराबर की आपको मनी से तोला जाए तो आप बहुत बड़े बहुत ज़्यादा ही एक अमाउंट में पैसे कमा सकते थे, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। वो एग्ज़ाम में आपके आ जाएगा, आप उसे करके आएंगे, आपको नंबर मिलेगा, मुझे ज़्यादा संतुष्टि होगी, ठीक है। तो वो जो एक कमाई उसको बोलते हैं, वो कमाई मुझे ज़्यादा पसंद आएगी जब आप लोग कहोगे सर आपका पढ़ाया हुआ आया, सो दैट आई विल फील मच बेटर, ठीक है। तो चैप्टर डिस्क्रिप्टिव जितना हो सकेगा उतना पढ़ाया जाएगा, और लेकिन MCQ भर भर के मिलेंगे। जो आपने पेड के लिए जितने लोगों ने दिया उनका जो पेमेंट है भले वो बहुत कम है, लेकिन वो जितना है उतना पूरा ही है ना, मेरे हिसाब से तो वो पूरा ही है। सो डोंट वरी, परेशान ना हो, हम लोग पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसे पहले पढ़ाएंगे। जैसे ये चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट था तो आज हमें निपटाना भी था, इसलिए हमने इसको पहले बता दिया। 5th चैप्टर का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ा सा और पढ़ाना है, वो अगले वीडियो में या नेक्स्ट डे में हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ तक क्लियर है बात क्लियर है ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। IMP, कुछ इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिमाग लगा करके रखिएगा। यहाँ पे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े ध्यान से प्यार से देखिए। अगर हमने कहा है बच्चों कि A के साथ U और यहाँ पे V है, तो अगर आप A बाहर निकालना चाहोगे तो बड़े ही प्यार से जैसे रहेगा वैसे निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर यही कांस्टेंट V के साथ होगा तो यू मस्ट नो दैट कि दूसरे वाले के साथ जब भी बाहर आता है तो उसका कॉन्जुगेट लिखा जाता है। कॉन्जुगेट क्या मतलब है, कॉन्जुगेट का असर रियल पे नहीं पड़ता बच्चों, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए A हमारा अल्फ़ा प्लस आई बीटा है थोड़ी देर के लिए, तो A बार क्या होना चाहिए, अल्फ़ा माइनस आई बीटा, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो। और रियल में तो कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं, तो उसमें A बार और A दोनों बराबर होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो मैंने बताया था एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी में, उसमें जब हम लोगों ने
इस वाले में से मतलब लेफ्ट वाले में से ए और बी निकाला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट वाले में से निकालेंगे तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे भी बार लगा होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, आप याद रखो, जिससे याद रहेगा आपको ए बार और बी बार। दूसरे वाले में से राइट वाले में से निकालेंगे तो ये काम होता है, अगर वो कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो। कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाहर लगाओगे तो भी ए ही आएगा, ए बार का ए ही रहता है, बी बार का बी ही रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद देखिए ज़रा और कुछ करते हैं। अगर मान लीजिए, और अगर मान लेते हैं ऐसा होता यू ए वी वन प्लस बी वी टू, तो कुछ करना नहीं है, अब इसको दो पार्ट में तोड़ सकते थे, लाइक यू ए वी वन प्लस यू बी वी टू, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए बाहर करेंगे तो बाहर से बाहर आएगा यू वी वन, वैसे ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है तो आप पहले से जानते हो, बी बार यहाँ बाहर आएगा यू वी टू। हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस लाइन को, लेकिन ये प्रूव करके दिखा दिया। तो ये इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, इसका फोर्थ पॉइंट बस ये है, अगर मैं यहाँ ज़ीरो कर दूँ और यहाँ पे वी कर दूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसकी वैल्यू ज़ीरो ही होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो इंटू ज़ीरो वैक्टर कॉमा वी, इस तरीके से यहाँ ये वाला जीरो बाहर आ जाएगा और एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, ये इसके बाद का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारा शुरू होता है नॉर्म। नॉर्म क्या होता है, नॉर्म कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें डिफरेंट एलिमेंट ना लेकर के एक सेम एलिमेंट लेना होता है। कि मतलब नॉर्म में क्या होगा, जैसे अगर मान लेते हैं यू कॉमा यू ले रहे हैं, सॉरी वी लिख दिया मैंने, यू वी दो अलग अलग होंगे तो आईपीएस होगा, लेकिन सेम होंगे तो इनको क्या बोलते हैं, नॉर्म। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इस पर हम रूट लगा दें और तो ये क्या हो जाएगा हमारे नॉर्म के बराबर, इसे नॉर्म बोलते हैं, जो डबल लाइनिंग बनी है इसे नॉर्म बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ। बाकी मैपिंग सैपिंग तो वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मैपिंग वही है। मैपिंग में ऐसे लिख दूँ यू कॉमा यू फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ। ठीक, वही चीज़ है। इसे नॉर्म का एक और नाम है, एक और नाम क्या है सुनिए, एक और नाम है नॉर्म बोलो या फिर लेंथ बोलो। अब लेंथ क्यों बोल रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, यही लेंथ का ही तो काम करता है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसे लेंथ भी बोलते हैं, तो वही चीज़ ये भी करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी पढ़ते हैं, कैसे निकलता है, क्या करना पड़ता है, क्या है इसके दो छोटे छोटे पॉइंट। सबसे पहली बात तो नॉर्म क्या होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके लिए। इट इज नॉन नेगेटिव और रियल नंबर। क्यों है भैया, नाम से ही क्लियर है, नॉर्म से नहीं लेंथ से क्लियर है। इसका नाम लेंथ भी है, तो कभी लेंथ नेगेटिव आपने देखी है बच्चों, नहीं देखी है। ठीक है, रियल नंबर तो होती ही है, हाँ कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो सकती, तो आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। आईपीएस जो होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही नंबर हो सकते हैं, लेकिन नॉर्म में सिर्फ और सिर्फ जो आंसर आता है वो रियल ही होता है और नॉन नेगेटिव होता है। दूसरी बात, अगर कभी आपने ये पाया कि ये जो हमारा लेट से ये जो है वो वन आ गया, ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्लियर है बात, आई भैया समझ में। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है देख लीजिए, सारी की सारी इंपॉर्टेंट सब बता देते हैं एक साथ फटाफट। तो देखिए एक पहली इनइक्वालिटी जो कि बड़ी बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली यही पूछ लिया जाता है, कॉजी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है। तो देखिए अगर दो तरीके के हमारे पास मतलब आपने आईपीएस लिया है, एक उसका मॉड ले लिया, तो वो क्या होता है बच्चों, हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है अलग अलग नॉर्म के मल्टीप्लिकेशन के, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अगर लेकिन लेकिन और इसी का जो बट इफ़, अगर मैं बोलूँ बट इफ़, अगर यही चीज़ इक्वल आ जाए, मतलब लेस देन ना आए लेकिन इक्वल आ जाए, ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे, देन यू एंड वी आर एल डी, मतलब यू और वी जो वेक्टर होंगे वो एल डी होंगे। दैट इज वी इज सम मल्टीपल ऑफ यू,
भाई दो वेक्टर एलडी कब कहलाते हैं, जब दूसरे वाले में कुछ मल्टीप्लाई करो पहला वाला आ जाए, मल्टीपल ऑफ यू। ये भी ठीक है, एल डी एल आई तो समझ में आएगा ही। पहली इनइक्वालिटी ये है। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है देखिए। सो दूसरी इनइक्वालिटी अपनी है बड़ी फेमस, पहले से ही पढ़ चुके हैं आप, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, बस वही चीज़ है, ट्राइंगल में चीज़ें जुड़ जाती हैं। अगर मैंने कहा ये u और v दोनों जुड़ रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू u प्लस v होगा। ठीक है, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होगी। बट अगर ये इक्वल आ रहा है, बच्चों, मतलब आपने क्या किया, दोनों को इक्वलाइज कर दिया अगर, देन u एंड v आर डिपेंडेंट, एल डी, है ना। लेकिन इस जो इनइक्वालिटी का जो अपोजिट है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, इसका उल्टा जब सोचेंगे इज़ नॉट ट्रू, सही नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ इसमें भी होता है और ये चीज़ उसमें भी होता है, किसमें, इस वाले में भी, कि इसका जो है अपोजिट नॉट ट्रू कर देते हैं, अपोजिट या कन्वर्स नॉट ट्रू। एक सेकेंड, बड़ा अजीब लग रहा है लिखना, यहाँ पे लिख देते हैं अपोजिट नॉट ट्रू। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक ना। और इनइक्वालिटी देखते हैं कौन कौन सी बच रही है। ठीक, चलिए इस पे भी से एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये देख लेते हैं तब समझ में और आएगा। इफ़ u इज इक्वल टू 2 0 -2 और v जो है वो मान लेते हैं 4 0 -4। ठीक है, जरा निकालिए, तो निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है, जैसे अभी हम लोग ट्राइंगल इनइक्वालिटी चेक करना चाह रहे हैं तो उसको निकालते हैं, जो आंसर मैच करेगा उस हिसाब से हम लोग बताएं ट्राइंगल इनइक्वालिटी एल डी है, एल आई है क्या। वैसे तो आप देख सकते हैं हेयर v इज इक्वल टू 2 टाइम्स u, देख लो जरा यहाँ पे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देन u v r एल डी, तो पहले तो ये एल डी है, तो इसका मतलब है इनका जो ये है सम होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इस तरीके से, है ना। चेक करते हैं, तो जो हमने लिखा था कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर एल डी होगा, कि मतलब अगर ये एल डी होगा, एल डी होने के बाद ये होना नॉट ट्रू ज़रूरी नहीं है। चलो देख लेते हैं, वही चीज़ प्रूव करना चाह रहा है, वही आपको दिखाना चाह रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, वैसे आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, प्रूव, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, प्रूव दैट कन्वर्स इज फॉल्स। ठीक है, कन्वर्स फॉल्स प्रूव करें। ठीक है, दोनों को ऐड करिए जरा, u और v को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 से 4 ऐड होगा तो 6 मिल जाएगा, और उसके बाद आपको मिल जाएगा 0 और मिल जाएगा -6। ठीक है, और ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया अपना, LHS लिख लीजिए यहाँ पे, LHS, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। क्या होता है भाई, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए, तो कैसे निकालना है इसे भाई इसका निकालने का तरीका क्या है, रूट के अंदर करते हैं इसे, है ना। तो रूट के अंदर आप करेंगे 6 स्क्वायर 36 होगा, और 0 का तो 0 ही होगा, और ये भी -36 कितना होगा 72। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट भी निकालते हैं, राइट हैंड साइड में पहले u का करना है, तो u को करिए भाई, u को आप करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 0 तो 0, और ये -2 स्क्वायर 4। फिर ऐसे ही दूसरे वाले का 4 16 हो गया, 0 हो गया और 16 हो गया। ठीक है, 16 0 तो 0 ही हो गया, और 16 ऐड करिए, 4 4 8 √8 प्लस √32। तो भैया कैसे इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं है ना। तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, फॉल्स हो गया। अच्छा चलिए आगे और थर्ड इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। थर्ड वाला एक लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ का क्या मतलब है, देखिए अगर एक जैसी चीज़ें, जैसे
u प्लस वी आपने किया उसका स्क्वायर प्लस u माइनस वी का होल स्क्वायर, नॉर्म है दोनों का, उनको अगर आप ऐड करते हैं देन यू विल गेट सिंपली 2 कॉमन u का स्क्वायर और 2 कॉमन v का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे एक तरीके से जैसे आप लोगों ने पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस से 2ab और माइनस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा, और यू स्क्वायर ऐड करके 2u स्क्वायर हो जाएगा, 2 का नॉर्म का यू स्क्वायर, और ऐसे उसका मतलब आप लोग कुछ नया ना समझिए, बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसा आप लोग पहले से जानते हैं, या तो ये मॉड की तरह बिहेव कर रहे हैं और इसमें फॉर्मूले लग रहे हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट जो है बच्चों वो क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, एक और इनइक्वालिटी बेसल्स इनइक्वालिटी बची है, तो वो ये दोनों हेडिंग के बाद पढ़ी जाएगी। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स? देखिए तो भैया ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, u कॉमा वी अगर बिलोंग कर रहा है v में, देन इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0 मिल जाए, देन u एंड v आर ऑर्थोगोनल, तो ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है। ऑर्थोगोनल की खासियत क्या है, अब आप सोच रहे होंगे सर अगर यू एक जीरो ही ले लें तो वो हमेशा ऑर्थोगोनल होगा। हाँ उसका तो पॉइंट है ही कि भाई जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, अगर एक जीरो ले लिया जाए, यू के लिए जीरो ले लिया जाए, तो यू यानी जीरो वेक्टर जो होता है इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर। तो दो चीज़ समझिए, जीरो इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई किसी भी नॉन जीरो वेक्टर में करोगे तो जीरो ही देगा ना। ठीक है। और जीरो खुद के लिए ही एक ऑर्थोगोनल वेक्टर हो सकता है, दूसरे के लिए मतलब अगर पूछा जाए कि जीरो के लिए कौन ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो वो अपने लिए ही होता है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं आ पाएगा, लेकिन जीरो सबके लिए आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, जीरो इज द ओनली ऑर्थोगोनल वेक्टर फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए अकेला ही यही है वेक्टर फॉर इटसेल्फ। तो ये होता है हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर, जिनका मल्टी डॉट प्रोडक्ट जो हो, जिनका आईपीएस या नॉर्म बोलो जीरो आ जाए। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट चलें। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपने इसको कहाँ पढ़ा है? क्लास 11 में फिजिक्स में वेक्टर्स में पढ़ा है फॉर्मूला, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता था। उसके बाद आपने पढ़ा है क्लास 12 की वेक्टर मैथ्स में पढ़ा है, फिर आपने और भी कहीं हो सकता है पढ़ा हो, दो जगह तो मैंने बता दिया। तो अगर देखिए, अगर u और v बिलोंग्स टू हमारा v है एंड थीटा बी द एंगल, उनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू यू और वी अगर दो हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए जैसे आपको सिखाया गया है, और नीचे में डिवीज़न में दोनों का नॉर्म कर दीजिए। ठीक है। अगर आपसे कही जाए एक बड़ी ही छोटी सी बात कि u डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ u, और या फिर v डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ v, तो इसका भी एक अच्छा सा नाम होता है, उसको अगली हेडिंग में बताता हूँ। बड़ी छोटी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बच्चों? देखिए नॉर्मलाइजेशन में जो हमारा यहाँ पे एस भी लिख सकते हो आप, तो एस और जेड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। एस अगर आपने जेड लिखा है तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और जेड लिख दिया तो अमेरिकन है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, क्योंकि एस भी सपोर्ट करता है, जेड भी सपोर्ट करता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्स, ठीक है, या नॉर्मलाइजेशन ऑफ यू अगर कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यू वेक्टर ऊपर लिख लिए और नीचे उसी के नॉर्म से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यही होता है। या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ क्यू।
क्या कह सकते हो, और नॉर्मलाइजर ऑफ यू, ठीक है। अब इसे ये भी बोल सकते हो, तो दोनों का आंसर यही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए बच्चों, ऑर्थो नॉर्मल सेट क्या होता है? अ सेट, अगर मान लीजिए एक सेट ले लिया, हमने बना लिया एक सेट बनाया जिसमें u1 u2 सब में सफिक्सेस में कुछ ना कुछ लिखे हैं, इज़ ऑर्थो नॉर्मल। अगर कोई कह दे कि एक सेट है वो ऑर्थो नॉर्मल है, ठीक है, देन उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। देन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? प्रॉपर्टीज़ बड़ी ही मज़ेदार हैं, याद रखने वाली हैं। क्या है? देन अगर उन दोनों को साथ में लिया जाए, मतलब यू आई और यू आई दोनों सेम सेम लिया जाए, तो उनकी वैल्यू 1 होती है। अगर ज़रा सा भी आपने डिफरेंट लिया यू आई के साथ यू जे ले लिया, अब आई जे का मतलब समझ जाइए अलग अलग है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ये बात समझ में आई, याद रखने वाली है। देखिए बेसल्स इनइक्वालिटी, अगर एक कोई सेट लिया है वो ऑर्थोनॉर्मल है, तो अगर मान लीजिए हमने क्या किया, आईपीएस लिया, यू कोई एक यू वेक्टर ले लिया और उसी के ही सेट में कोई भी एक वेक्टर उठा लिया जहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 से n है, ठीक है, आई बराबर 1 से n तक हो, मतलब कोई भी साथ में चल रहा हो, और वो u के साथ उसका नॉर आईपीएस लिया जाए, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसे लेस देन इक्वल टू, इसे बेसल्स इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अगर ये इक्वलिटी होल्ड करता है, लेस देन इक्वल है इसलिए इनइक्वालिटी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ अगर इक्वल हो जाए तो ऐसे में जो सेट ये होगा, अगर सबके लिए इक्वल सिर्फ होल्ड करे, तो ये जो सेट होगा बच्चों वो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाएगा। जो बेसिस तो हम लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल बेसिस होगा। ये बेसिस इनइक्वालिटी को अगर होल्ड करता है, तो यही सेट हमारा क्या हो जाएगा, वी के लिए ऑर्थो नॉर्मल बेसिस का काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब एक सिंपल सी नोट समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है। क्या है बच्चों? अगर कोई एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है, वेक्टर स्पेस है अगर, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी वो कोई भी वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होता है तो वो पक्का इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म करता है। इसका मतलब जो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था वेक्टर स्पेसेस, उसका एक छोटा सा कंसिक्वेंस, एक छोटा सा परिणाम है जब हम लोग फाइनाइट की बात करते हैं डायमेंशन की, तो वहीं से हमारे आईपीएस की शुरुआत होती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस की। यानी ये चैप्टर उसका एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए बोला था ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और अगर आईपीएस भी फाइनाइट है, जो कि होगा फाइनाइट, जब वो फाइनाइट से उठाकर फाइनाइट बना तो फाइनाइट भी होगा, तो उससे हमारे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनती है। और एक चीज़ और बनता है बच्चों, मीट्रिक स्पेस बनता है। मीट्रिक स्पेस हम लोग के बीएससी में तो नहीं है, लेकिन हम लोग एमएससी में पढ़ेंगे अगर आपने चाहा तो। मीट्रिक स्पेस आपकी एक इसी का ही एडवांस वर्जन है। जैसे आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी, रिंग थ्योरी पढ़ी, उसका लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, इसके बाद आता है इसी का एडवांस वर्जन मैट्रिक स्पेस, तो उसमें पढ़ेंगे। तो ये लाइन से होते चली जाती हैं चीज़ें, ठीक है। कुछ और देखते हैं, कुछ बचा है तो वो भी बता देते हैं। देखिए इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा ग्रैम स्मिथ, SCHMIDT, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। तो ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या है इसका? देखिए थोड़ी सी फॉर्मुलेशन है, उसके बाद समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अगर दो हमारे पास सेट हैं, अगर एक हमारा सेट है u1 u2 करके, जो कि हमारा एक सेट मिल गया n फाइनाइट डायमेंशनल, और हमें ऑर्थो नॉर्मल बेसिस दे रखा है एंड ऑर्थो नॉर्मल बेसिस दे रखा है, जो कि W1 W2 ऐसे करके WN फॉर्म की है, ठीक है। तो हमें इसका फॉर्मूलेशन यानी W1 W2 की वैल्यू जो निकालनी होती है वो कैसे निकलती है, देखिए। तो बच्चों ये 3 प्रोसेस में होता है। स्टेप नंबर जो 1 है हमारा, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, ये जितने भी हैं उनका नॉर्म निकाल लेना है। इसका U2 का, ऐसे करते करते जितने भी हैं सबका हमें नॉर्म निकाल लेना है। वो आपको मैं बताया हूँ कैसे निकालना है। स्टेप जो 2 है बच्चों, स्टेप नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 2 कैसे निकालना है, आपको करना है U2 U1 निकालना है एक साथ, ठीक है। उसके बाद निकालना है आपको U2
U3 के साथ U1 निकालना है और U3 के साथ U2 निकालना है। फिर आएगा U4, तो U4 के साथ U1, U4 के साथ U2 और U4 के साथ U3। मतलब जो चीज़ यहाँ लिखा होगा बच्चों, मतलब जो चीज़ यहाँ लिखने वाला है यहाँ, उसके साथ उससे एक कम तक हमें बनाना पड़ता है। अब U4 होगा तो U4 U3, U4 U2 और U4 U1। फिर U5 होगा U5 U4, U5 U3, सॉरी U5 U4, U5 U3, U5 U2, U5 U1, इतने निकालेंगे। सो ऐसे करके हमें सारे निकाल लेने हैं। इन सब का फॉर्मूला ये कैसे निकाला जाता है हमने आपको बताया, एक्सेट्रा। स्टेप नंबर 3 क्या है देखिए। सो जो स्टेप नंबर 3 है उसमें ध्यान सुनिएगा, हमने डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया कि जो हमारा थोड़ी देर के लिए V1 है वो U1 के बराबर है। तो अब देखिए क्या फॉर्मूला क्या है। V1 तो समझ में आ गया, V2 निकालेंगे। V2 कैसे निकलेगा, ध्यान सुनिए। U2 में से माइनस करना है आपको, U2 में से क्या माइनस करना है आपको, U2 के साथ V1 का नॉर्म और बाहर V1 और V1 के नॉर्म से डिवाइड और स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। क्योंकि ये V1 दो बार हो गया तो आप समझिए यहाँ पे नॉर्म से इसको हटाना है एक तरीके से, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग, आइडिया थोड़ा सा चेंज। ऐसे V3 अगर निकालना है आपको तो U3 माइनस, ध्यान देखिएगा, U3 U1 और यहाँ पे V1 अपॉन, एक सेकंड, यहाँ पे V1 होगा, ये U1 कैसे लिख दिया हमने, ये होगा यहाँ पे V1, ये V1 बाहर और नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर। फिर देखिए अब ये 3 है ना तो 2 तक जाएगा तो एक सब्ट्रैक्शन और लगेगा, सब्ट्रैक्शन लगाया, इसका लिखा हमने U3 V2, ठीक है, यहाँ पे भी V2 और डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V2 का स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे V4 V5 जितने होंगे उतने निकल जाएंगे। फिर क्या करना है एट लास्ट, इसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 4 है, थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन आप स्टेप मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हो सकता है MCQ में आ जाए, ठीक है, लॉन्ग आंसर तो आने नहीं वाले। तो ठीक है, स्टेप ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैं MCQ दिखाऊंगा आपको तो वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ होंगे। अब आपको क्या करना है, जितने आपने V1 V2 निकाले हैं सबका आप नॉर्म निकाल लो अलग से, V1 V2 V3, क्योंकि भाई यहाँ पे भी एक तरीके से आप चेंज ऑफ बेसिस कर रहे हैं। कहाँ तक निकालना है, Vn तक निकालना है। अब स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 हो गया, 5 हो गया। अब 5 देखिए, स्टेप 5 क्या करेगा, आपको निकालना है W1 जो कि V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1 होगा, और W2 निकालना है जो कि V2 अपॉन नॉर्म ऑफ V2 होगा। एंड ऐसे ही करते करते आपको कहाँ तक निकालना है, Wn तक, जो कि हमारा Vn अपॉन नॉर्म ऑफ Vn के बराबर होगा। और जब आप इनका सेट बनाओगे, इन सब का मिला करके एक सेट बना लोगे, सेट में लिख दोगे W1 W2 को, तो क्या हो जाएगी, ऑर्थो बेसिस हो जाएगी, ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस हो जाएगी। आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपको। तो बच्चों ये पूरा का पूरा सारा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया इस चैप्टर का। आपका लीनियर अलजेब्रा का ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है, बस इसकी MCQ अपलोड होगी। इसकी MCQ आपको फ्री वाली भी अपलोड की जाएगी और इसकी जो पेड वाली है वो भी अपलोड की जाएगी अलग अलग तरीके से। तो वो फ्री वाली तो अभी आज ही अपलोड कर दूंगा इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।